डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डिटरमाइन किया था कि किन कंडीशंस में स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं और उनके डिफरेंट केसेस में हमने जाना था कि किस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट होगा, किस में नहीं होगा, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। आई होप आपने उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली होगी और अब आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकालना सीख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम कंसीडर कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से हमें सीधे पता क्या चल गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या हमें बता रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बता रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन के सराउंडिंग्स में हमारे 6 लिगेंड अरेंज हैं और उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं। देखिए लिगेंड L1 L2 L3 L4 ये आपके एक प्लेन में हो गए और एक पांचवा हो गया ये प्लेन के ऊपर और छठा हो गया ये प्लेन के नीचे। तो इस तरीके से इनका ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। अब ये लिगेंड सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। तो इसके आधार पर हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के डिफरेंट केसेस हमें देखने को मिलेंगे। अब हम प्रत्येक केस में स्टडी करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट होगा या नहीं होगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं उस कंडीशन से जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ऑल लिगेंड्स क्या हैं, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो पहली कंडीशन में हम लेकर के चल रहे हैं GI when all ligands are unidentate। तो हमारी पहली कंडीशन हमने ले रखी है जबकि सारे के सारे लिगेंड क्या हैं, यूनिडेंटेड हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड से आप भली बात परिचित हैं। तो जब यूनिडेंटेड है सारे के सारे लिगेंड तो हमारे पास केस क्या क्या बन सकते हैं। तो केस फर्स्ट बन सकता है हमारे पास केस नंबर 1 MA6। सारे के सारे यूनिडेंटेड लिगेंड एक जैसे हो सकते हैं और अगर ये एक जैसे हैं 6 के 6 लिगेंड तो क्या होगा, देखिए सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में ए प्लेन में भी और प्लेन के ऊपर भी और प्लेन के नीचे भी। अब चूंकि ये जो लिगेंड्स हैं इनको आप इंटरचेंज भी करेंगे तो ए से ए ही इंटरचेंज होगा। तो इस अरेंजमेंट में कोई भी डिफरेंट होना संभव नहीं है, कोई भी डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिल पाना संभव नहीं है। तो इसलिए यहां पर कोई GI पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर लिख देता हूं GI इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। आई होप आप इसको समझ चुके हैं। अब केस नंबर 2 में आते हैं। अब केस नंबर 2 में अब हमारे क्या हो गए, 5 तो सिंगल यूनिडेंटेड लिगेंड है और एक क्या है, इनसे कोई डिफरेंट आपके पास क्या है, लिगेंड है। तो उस कंडीशन में क्या होगा जरा देखते हैं, क्या डिफरेंट लिगेंड अरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। देखिए यहां पर हमने ए ले लिए और इधर मैंने ले लिया है B को। इधर मैं कंसीडर कर दे रहा हूं B को। अब अगर मैं B की पोजीशन किसी A से इंटरचेंज करता हूं, सपोज कीजिए मैं B की पोजीशन इस A से इंटरचेंज करता हूं। अब अगर मैंने इसको एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल प्लेन में ले लिया, इस प्लेन को हम इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं और जो ऊपर वाले हैं ये एक्सियल कहलाता है। तो एक्सियल बॉन्ड हो गई, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड कहलाता है। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पर मैं B को ले लूं और बाकी ये ए, तब इस कंडीशन में क्या होगा, क्या ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड देंगे या यहां कह सकते हैं क्या ये दोनों डिफरेंट हैं। अब डिफरेंट है यानी ये इसका पता कैसे चलेगा, देखिए B की पोजीशन इधर आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको घुमा दिया है कितना, 90 डिग्री घुमा दिया।
जब इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर ए वाला आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा ए आ गया। आप देख रहे हैं इसी प्रकार से ये बी की लोकेशन की हो जाएगी, बाकी ए की लोकेशन इधर को चेंज हो जाएगी और यही स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स ना होकर के ये एक ही स्ट्रक्चर है, ये अलग अलग कंपाउंड ना होकर के एक ही कंपाउंड है, ये अलग अलग अरेंजमेंट ना होकर के ये एक ही अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी GI इज नॉट पॉसिबल, आप लिख देंगे। इस केस में भी GI इज नॉट पॉसिबल because there is no other arrangement of ligand। अब हम थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस हम ले रहे हैं MA4B2 का। अब जरा देखिए A4B2 में क्या क्या कंडीशंस कम हुए। आपका अरेंजमेंट हो सकता है इस तरीके से A ये दूसरे के साथ क्या हो, सिस पोजीशन पे हो या इक्वेटोरियल प्लेन में हो, और आपके बी हो सकते हैं दूसरे ट्रांसपोजिशन पे। और ये भी पॉसिबल है स्ट्रक्चर कि ये जो दो बी हैं ये आपस में क्या हो, सिस पोजीशन, और आपके 4A इस तरीके से अरेंज। अब आप देखिए क्या ये दोनों सेम अरेंजमेंट हैं या डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर दो बी के बीच का बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ये सिस पोजीशन में है, जबकि इनके बीच का क्या है 180 डिग्री, दैट मींस ट्रांसपोजिशन में। तो ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। क्या कोई तीसरा अरेंजमेंट भी हो सकता है इसके अलावा? आई होप नहीं हो रहा है, आप करके देख लें तो कोई भी आपको डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दो GI आपको मिल रहे हैं, दो डिफरेंट अरेंजमेंट है, तो इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं यहां पर नंबर ऑफ GI क्या हो जाएगा, 2। दो डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है लिगेंड्स के, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ GI क्या हो गया, 2 हो गया। और इसमें से यहां पर देख रहे हैं आप BB दूसरे ट्रांसपोजिशन में है, तो ये आपका ट्रांस आइसोमर है, और इसमें ये सिस पोजीशन पे है, तो ये सिस आइसोमर है। आई होप आप MA4B2 के डिफरेंट अरेंजमेंट को भी समझ चुके हैं, और उनके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि यहां पर MA4B2 के केस में आपको 2 GI मिलेंगे। अब हम फोर्थ केस को लेते हैं MA3B3। अब देखिए 3 लिगेंड एक जैसे हैं, 3 लिगेंड एक जैसे हैं, तो क्या क्या पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, यहां पर मैं डिपिक्ट कर रहा हूं इन अरेंजमेंट को। देखिए एक अरेंजमेंट आपका ये पॉसिबल है, A B इस तरीके से हो सकता है। एक अरेंजमेंट और बना रहा हूं, ये अरेंजमेंट भी पॉसिबल है, B A। अब देखिए ये दोनों क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, और डिफरेंट अरेंजमेंट है या नहीं है इसको आप चेक कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आप इसको रोटेट कर दें और रोटेट करने के बाद आप ठीक ऐसा ही अरेंजमेंट ऑब्टेन कर पा रहे हैं, तो दैट मींस ये डिफरेंट नहीं है, अदरवाइज ये क्या है, डिफरेंट है। तो अगर मैं देखूं यहां पर देखिए BB सिस पोजीशन पर है, कोई भी दो बी एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये बी आपस में ट्रांसपोजिशन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब यहाँ पर ट्रांसपोजिशन बन रही है यानी 180 डिग्री बन रहा है बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये और ये सेम अरेंजमेंट नहीं है, डिफरेंट अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर इनके जो नेम्स हैं वो सिस और ट्रांस ना कह करके इनको कह दिया जाता है, एक को फेशियल और दूसरे को मेरीडियोनल। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं MA3B3 के केस में आपको दो तरीके के आइसोमर देखने को मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और इनको हम कहेंगे फेशियल और मेरीडियोनल। इसके लिए हम शॉर्ट एब्रिविएशन FAC यूज करते हैं, फैक, और इसके लिए मर।
अब ये फेशियल और मेरिडियोनल अरेंजमेंट क्या होते हैं उनको समझिए। फेशियल में क्या होगा, सारे के सारे जो आइडेंटिकल लिगेंड्स हैं वो एक ही फेस में होंगे। अगर आप फेस को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर सारे के सारे जो आइडेंटिकल लिगेंड है, सेम लिगेंड्स हैं, उनके बीच का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है तो वो फेशियल होंगे। और अगर कोई एक लिगेंड, जो सेम लिगेंड है उनमें से कोई एक लिगेंड किसी अन्य सेम लिगेंड के साथ 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना रहा है तो उस केस में वो मेरिडियोनल आइसोमर होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर ए तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तीनों से इस पोजीशन पर है एक दूसरे की, तो इसलिए यहां पर होगा ये फेशियल अरेंजमेंट। तो इसको हम कहेंगे फेक आइसोमर। और यहां पर देखिए सेम लिगेंड बीबी के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का, 180 डिग्री का है, तो ये मेरिडियोनल अरेंजमेंट होगा। और इसके बेसिस पर हम इसको कह देंगे मर आइसोमर। एक चीज और बता दूं, फेस किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 8 होते हैं और इन फेसेस के बेसिस पर ही इसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। नहीं तो ये क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल, क्योंकि ये इसमें साइड्स कितनी है, 6 हैं। ऑक्टाहेड्रल कहने के पीछे आशय क्या है, क्योंकि यहां पर जो फेस बनते हैं वो 8 बनते हैं। और फेस को भी मैं समझा देता हूं आपको। जैसे हमारा ये अरेंजमेंट है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, तो इसमें देखिए ये आपका ये ट्रायगोनल बन गया। ये जो है ये एक फेस है, ये L5 L2 L3 एक फेस के क्या है, लिगेंड है। अगर मैं बीच में देखूं सेंटर में, तो देखिए ये L5 L4 L3 ये भी एक फेज में है। इसको मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं, ये। लेकिन अगर मैं L5 L6 और L3 को लूं तो ये एक फेज में नहीं है। अगर सब सारे के सारे आइडेंटिकल लिगेंड्स एक ही फेस में होते हैं तो वो हमारा फेशियल फॉर्म है। और अगर कोई भी एक डिफरेंट फेस में चला जाता है तो वो मेरिडियोनल अरेंजमेंट कहलाता है। और उसके बेसिस पर उस आइसोमर को हम मर आइसोमर बोलते हैं। फेशियल और मर आइसोमर आपको Ma3B3 के ही केस में दिखाई देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। तो यहां पर भी देखिए 2 ही ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पॉसिबल है, 2 ही डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होने के कारण यहां पर भी नंबर ऑफ GI क्या हो जाएंगे, हमारे 2 हो जाएंगे। अब बात करते हैं 5th केस की। और हमारा जो 5th केस है वो है Ma2B2C2। अब हम क्या केस ले रहे हैं, 2 सेम टाइप के लिगेंड हैं, 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं और 2 उनसे भी डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं। 2 के पेयर में डिफरेंट लिगेंड्स आपके पास मौजूद हैं। तो उस कंडीशन में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा या नहीं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करें और देखना शुरू करें कि क्या कितने डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क होगा। इसको इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं एक ट्रिक के द्वारा। वो ट्रिक आप सब में अप्लाई कर सकते हैं। कब, जबकि आपके लिगेंड्स क्या हो, यूनिडेंटेड हो। तो Ma2B2C2 में मैं क्या देख रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल के केस में बड़ा इजी होता है इसको अप्लाई करना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में आपके 2 लिगेंड हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, 2 लिगेंड है आपके अलोंग द वाई एक्सिस और 2 लिगेंड आपके होते हैं अलोंग द जेड एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स का पेयर बना लूं, वाई एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स का पेयर बना लूं और जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स का पेयर बना लूं, तो मैं आसानी से चेक कर सकता हूं कि कितने मेरे पास डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। मैं यही काम कर रहा हूं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में पेयरिंग कर दे रहा हूं। तो पेयर बना करके लिख दे रहा हूं, अलोंग द एक्स एक्सेस मैंने पेयर बना लिया ए का, दोनों ए इसमें रख दिए। फिर मैंने वाई एक्सेस में बीबी को रख दिया और फिर जेड एक्सेस में सीसी को रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनमें से एक को फिक्स कर दे रहा हूं और 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं।
तो मेरे पास दूसरा डिफरेंट अरेंजमेंट आ जाएगा और ये आ गया BC BC। आपको इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना, CB हो या BC हो ये सेम है, AB और BA सेम है, उनका क्रम एक ऊपर एक नीचे एक दाएं एक बाएं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि ये जो पेयर्स बन रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो ये पेयरिंग आपको कर देंगे। BC की जगह आप इसको CB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो थर्ड अरेंजमेंट हो सकता है, अभी हमने पहले वाले को फिक्स किया था और हमने दूसरे और तीसरे को इंटरचेंज किया। अब मैं दूसरे को फिक्स कर देता हूं, पहले और तीसरे को इंटरचेंज करता हूं, तो AC मिल जाएगा, यहां पर BB रहेगा। अब अगला देखिए, मैं फिर इंटरचेंज कर रहा हूं, CC को मैं रखा हूं फिक्स और AA और BB को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पर AB मिल जाएगा और यहाँ पर भी मेरे को AB मिल जाएगा और यहाँ C। अब जरा देखिए क्या कोई और भी पॉसिबल अरेंजमेंट है? बिल्कुल हो सकता है AC और BC का, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं AC और यहाँ बना दे रहा हूं BC और बीच में हो गया आपका AB। इस तरीके से मैंने यहाँ पर इनके डिफरेंट अरेंजमेंट को चेक किया तो मुझे ये डिफरेंट अरेंजमेंट मिल गया 1 2 3 4 एंड 5। तो क्योंकि यही 5 डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई भी छठा अगर आप लिखें तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा इनमें से किसी एक के। सपोज कीजिए आप सोच रहे हैं कि इनको मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, इनको इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखें थर्ड वाले केस में A को B से मैंने रिप्लेस कर दिया, C को B से, तो यहाँ पर हो गया BC और यहाँ पर हो गया आपका AC। AB BC AC कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, देखिए AB BC AC, तो ये इसके आइडेंटिकल है, तो ये अलग से कोई डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है। तो हमारे टोटल डिफरेंट अरेंजमेंट कितने हैं? 5 हैं। तो टोटल GI कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ GI इक्वल टू 5। ये 5 के 5 अब आप आसानी से ड्रॉ करके डिपिक्ट कर सकते हैं। ये हुआ पेयर में एक्स एक्सेस के अराउंड कोई भी एक एक्स एक्सेस मान लें, इसको मैंने x मान लिया सपोज कीजिए, इसको मैं y मान लेता हूँ, इसको मैं z मान लेता हूँ। तो एक्स एक्सेस के अराउंड क्या क्या है, a है, तो मैंने लिख दिया a। y एक्सेस के अराउंड मेरे पास b है, तो मैंने यहाँ लिख दिया b, यहाँ लिख दिया b। इसी प्रकार z एक्सेस के अराउंड अब क्या बची, z एक्सेस के अराउंड हमारे पास c। तो ये एक पॉसिबल स्ट्रक्चर हो गया, एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया। स्ट्रक्चर नहीं बोलिए, अरेंजमेंट बोलिए। मैं कई बार स्ट्रक्चर बोल चुका हूं, स्ट्रक्चर बोलना ठीक नहीं है, ये क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट। तो मेरे बोलने में जहां जहां पर भी मैंने मिस्टेक किया हुआ है, मैंने स्ट्रक्चर्स बोल दिया गलती से, तो उसको आप अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट समझ करके ही चलें। अब सेकंड वाला केस है, देखिए एक्स एक्सेस के अराउंड ए ही रहा, y एक्सेस के अराउंड BC और z एक्सेस के अराउंड भी आपका BC। तो ये आपका सेकंड डिफरेंट अरेंजमेंट है। थर्ड वाले में देखिए अराउंड द x एक्सेस AC, अराउंड द y एक्सेस BB, अराउंड द z एक्सेस AC। तो ये थर्ड आपका डिफरेंट अरेंजमेंट है। फोर्थ देखिए अराउंड द x एक्सेस AB, अराउंड द y एक्सेस AB एंड अराउंड द z एक्सेस C। तो ये आपका फोर्थ डिफरेंट अरेंजमेंट आपको मिल गया। और फिफ्थ में देखिए अराउंड द x एक्सेस AC, अराउंड द y एक्सेस AB और अराउंड द z एक्सेस BC। तो यहां पर आपको ये 5 डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये जो 5 डिफरेंट अरेंजमेंट हैं, 1 2 3 4 और 5, यही Na2B2C2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के 5 क्या है, डिफरेंट एलिमेंट, इनके 5 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब बात करते हैं एक लास्ट केस, और ये लास्ट केस है हमारा MABCDEF। इसका मतलब है कि ऑल 6 लिगेंड्स आर डिफरेंट यूनिडेंटेड लिगेंड। अब इसके केसेस में अगर आप ज्योमेट्री देखने में लगे रहे तो आप बहुत बड़ा स्पेस कवर कर जाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम करेंगे। तो इस तरीके से इनकी भी पेयरिंग करके आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं कहूंगा आपसे
किस तरह देखने की जगह पर इस केसेस के ज्योमेट्रिकल टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आप याद रखें, टोटल GI इस केस में आपको मिलेंगे 15। ये 15 GI पॉसिबल हैं, यानी 15 डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, लेकिन टोटल जो 15 के 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आइसोलेट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि ये इन डिफरेंट लिगेंड्स के 15 डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसलिए टोटल GI 15 कह दिया जाता है। तो आप याद रखें NABCDEF, जो when all six unidented ligands are different, then in that case octahedral complex will show 15 geometrical isomers. I hope आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में GI को समझ लिया है, जबकि सभी के सभी लिगेंड क्या हो, यूनिडेंटेड लिगेंड हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे GI व्हेन लिगेंड्स आर आल्सो बाइडेंटेड। लिगेंड्स बाइडेंटेड भी हों, ऐसी कंडीशन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम एग्जिबिट करते हैं, किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होती है, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, उसको स्टडी करें।